नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को पूरे मन से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भारत पर विदेशियों का आक्रमण। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, थोड़ा-सा आप मैप को समझने का प्रयास करते हैं। अभी आप लोगों को स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा होगा। तो ये जो मैप है, ये संबंधित है उस समय से जब मगध पर मौर्य वंश का शासन चल रहा था। दोस्तों, मैप का वो एरिया जो ब्राउन कलर से कवर किया हुआ है और रिंग के आकार में घूम रहा है, वो वह क्षेत्र है जिस पर मगध का विस्तार था। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पर दूसरा मैप दिख रहा होगा और इसमें जो ब्राउन कलर से कवर किया हुआ एरिया है, वो वह क्षेत्र है जब मौर्य वंश के शासन समाप्त होने के बाद मगध का क्षेत्र बच गया था। दोस्तों, अब दोनों मैप देखने के बाद आप इस निष्कर्ष पर पहुंच गए होंगे कि मौर्य वंश के शासन समाप्त होने के बाद मगध जो था वो एक छोटे से क्षेत्र में सिमट के रह गया था। दोस्तों, यही वजह थी कि भारत पर नए राजवंशों का उदय होना होता है और बाहरी आक्रमण भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग उन्हीं बाहरी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अलग-अलग समयों पर भारत पर आक्रमण करके भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया और अलग-अलग साम्राज्य की स्थापना हुई। तो दोस्तों, चलिए एक-एक करके उन सभी विदेशी आक्रमणकारियों को के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों, अगर हम भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशियों का क्रम देखें, तो उसमें सबसे पहले आता है हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पहलव और उसके बाद कुषाण। तो दोस्तों, अब हम चलिए सबसे पहले हिंद यूनानी के बारे में पढ़ते हैं, फिर आगे उसके बाद के क्रम में जो आक्रमणकारी भारत में आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हिंद यूनानी हम किसे कहते हैं, तो पहले यह समझते हैं कि हिंद यूनानी कहा किसे जाता था। दोस्तों, वास्तव में जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है, तो उस आक्रमण के दौरान सिकंदर रास्ते में पड़ने वाले कई सारे राज्यों को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ता है, जिसमें मैसेडोनिया, सीरिया, बैक्ट्रिया, पार्थिया, अफगानिस्तान और इसके साथ ही पश्चिम भारत का जो पश्चिमी हिस्सा है, उसके बहुत बड़े भूभाग को जीत लेता है। परंतु जब सिकंदर की सेना भारत में पूर्व की तरफ आगे बढ़ने से मना कर देता है, तो मजबूरन सिकंदर को भारत से वापस लौटना पड़ता है। परंतु लौटने से पहले वो अपने जीते हुए भूभाग का एक बड़ा क्षेत्र अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को सौंप देता है और वापस चला जाता है। वापस जाने के क्रम में ही सिकंदर की मृत्यु हो जाती है और सिकंदर के द्वारा जो क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर को सौंपा गया रहता है, उस क्षेत्र का वास्तविक शासक सेल्यूकस निकेटर हो जाता है और इस क्षेत्र में वह एक साम्राज्य की स्थापना करता है। दोस्तों, आगे देखते हैं, तो सेल्यूकस निकेटर का जो उत्तराधिकार होता है वो होता है एंटियोकस प्रथम, जो कि बहुत ही योग्य शासक होता है और यह अपने पिता के द्वारा स्थापित किए गए साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखता है। परंतु एंटियोकस प्रथम का उत्तराधिकार जो होता है एंटियोकस द्वितीय, वह एक अयोग्य शासक होता है और वह साम्राज्य को संगठित करने में असफल रहता है और इसके समय में कई सारे विद्रोह इनके राज में देखने को मिलता है और विद्रोह के फलस्वरूप इनके कई सारे प्रांत जो है वो क्या होते हैं, स्वतंत्र स्थिति में आ जाते हैं और वहां पर स्वतंत्र राज्य का गठन हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं प्रांतों में से एक प्रांत होता है बैक्टीरिया और वहीं का शासक होता है डेमेट्रियस, जिसके द्वारा मौर्योत्तर काल में भारत पर पहला यूनानी आक्रमण किया जाता है और यही जो बैक्ट्रिया प्रांत होता है, जिसमें बैक्ट्रिया साम्राज्य की स्थापना की जाती है और यही लोग जब भारत पर आक्रमण करके भारत के क्षेत्र को जीत लेता है और बैक्ट्रिया के जीते हुए क्षेत्र और भारत के जीते हुए क्षेत्र को एक साथ मिला करके एक नए साम्राज्य को संगठित करता है, तो इन्हें इंडो बैक्टीरियन या हिंद यूनानी कहा जाने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि हिंद यूनानी किसे कहते हैं।
दोस्तों जैसे ही डेमेट्रियस भारत पर आक्रमण करता है, वह पंजाब का एक बड़ा हिस्सा जीत लेता है तथा पंजाब, जो कि अभी अगर वर्तमान की बात करें तो पाकिस्तान के हिस्से वाले जो पंजाब है, उस क्षेत्र पर जो है वो डेमेट्रियस कब्जा कर लेता है। और पेशावर, पंजाब का जो क्षेत्र होता है पेशावर, जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, वह उसी के नजदीक शाकल को अपनी राजधानी बनाता है। दोस्तों अगर इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें तो वो था मिनांडर, जिन्होंने ईसा पूर्व 160 से 120 ईसा पूर्व तक शासन किया था। और बौद्ध साहित्य में मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पनो के अनुसार मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। यानी कि जब भारत पर इंडो बैक्टीरियन साम्राज्य की स्थापना होता है और जब मिनांडर वंश का शासक बनता है, तो वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किससे? नागसेन से, जिसे हम लोग नागार्जुन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन दोस्तों इनके बारे में जो मिलिंद पनोह पुस्तक है, उसके बारे में कहा जाता है कि मिनांडार ने बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले नागसेन से इस बौद्ध धर्म के बारे में बहुत कई सारे प्रश्नों को पूछता है अपने संतुष्टि के लिए। और नागसेन के द्वारा उनके एक एक प्रश्न का जवाब दिया जाता है, जिससे वो प्रभावित होता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। और ये जो प्रश्न उत्तर का जो प्रसंग है, इसकी व्याख्या एक पुस्तक के रूप में संग्रहित कर दी गई है, जिसे मिलिंद पनोह नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। मिनांडार के प्रश्न और नागसेन के उत्तर एक पुस्तक में के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम है मिलिंद पनोह, जिसके बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसके अलावा हिंद यूनानियों का जो जब भारत पर आक्रमण होता है, तो वो यूनानियों के द्वारा एक प्राचीन कला, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, उसका प्रचार प्रसार जो है क्या है, भारतीय क्षेत्र में यानी भारत के जो उत्तर पश्चिम वाला हिस्सा है उसमें किया जाता है। और इसकी झलक हमें गांधार कला शैली में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। दोस्तों यूनानियों का शासन का अंत जो है वो सिथियनों, जिसे हम शकों के नाम से भी जानते हैं, के द्वारा कर दी जाती है। ठीक है दोस्तों। और जैसे ही यूनानियों का शासन समाप्त होता है, तो भारत पर शकों के द्वारा अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं शक कौन थे। वास्तव में शकों का मूल निवास स्थान जो था वो मध्य एशिया यानी मिडिल ईस्ट का जो क्षेत्र है, वहाँ सरदारिया नदी के तट के आसपास का था। परंतु ईसा पूर्व 165 में शकों का कबीला उत्तर पश्चिम चीन में निवास करने वाले एक अन्य कबीले यूची द्वारा अपने मूल स्थान से खदेड़ दिया जाता है। दोस्तों चीन में रहने वाला एक यूची जनजाति होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कुषाण जो होता है वही इसी जनजाति से संबंधित होता है। वो उन लोगों का कब्जा मिडिल ईस्ट पे हो जाता है और इन लोगों को शकों को जो है वहां से खदेड़ दिया जाता है। वहां से भाग करके ये लोग भारत की तरफ बढ़ता है। और उस वक्त भारत पर जो है सो इंडो बैक्ट्रियन साम्राज्य का शासन चल रहा होता है। तो इंडो बैक्ट्रियन साम्राज्य से इनकी लड़ाई होती है और ये जीत जाते हैं और भारत पर जो है इनका शासन स्थापित हो जाता है। दोस्तों भारत में जो शकों के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया था और यहाँ पर जो शासन कर रहे थे, वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे। दोस्तों अगर हम इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक की बात करें, तो वो थे रुद्रदामन, जिन्होंने 130 ईस्वी से लेकर के 150 ईस्वी तक लगभग 20 वर्षों तक शासन किया था। दोस्तों रुद्रदामन के सिक्के एवं जूनागढ़ अभिलेख से ज्ञात होता है कि उसने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। दोस्तों जैसे हमने बताया कि शक राजाओं जो होते थे वो अपने आप को क्षत्रप कहते थे, लेकिन रुद्रदामन जो है वो अपने आप को क्षत्रप ही नहीं, महाक्षत्रप यानी सबसे महान होने की उपाधि जो है वो ग्रहण की हुई थी। इसके अलावे रुद्रदामन ने कठियावाड़ के सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। दोस्तों इस झील का जो निर्माण है वो मौर्य काल में हुआ था, और लेकिन मौर्य वंश के शासन के समाप्त होते ही ये झील उपेक्षा का शिकार हो जाता है और अपने मरणासन स्थिति में होता है, जिसे दोबारा पुनर्निर्माण जो है वो रुद्रदामन के द्वारा करवाया जाता है।
इसके अलावा रुद्रदामन के बारे में कहा जाता है कि ये संस्कृत के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। संस्कृत भाषा की उन्हें बहुत ही अच्छी जानकारी थी और इसने ही सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख जारी किया था, जिसे हम लोग गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। इससे पहले जितने भी अभिलेख मिले हैं, चाहे वो शिलालेख हो, स्तंभ लेख हो, गुहा लेख हो, उन सब में प्राकृतिक भाषाओं का प्रयोग किया गया था। पहला संस्कृत भाषा में जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो रुद्रदामन के द्वारा ही जारी करवाया गया था। उज्जैन के एक स्थानीय राजा द्वारा शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर खदेड़ दिया गया तथा इसके द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की गई। परंतु दोस्तों आगे चलकर उज्जैन, वास्तव में ये उज्जैन के जिस शासक की बात किया जा रहा है ये गुप्त वंश का शासक होता है, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो उस जिस वक्त भारत पर शकों का शासन चल रहा होता है उसी वक्त में जो है सो भारत में एक तरफ गुप्त साम्राज्य का भी उत्थान हो रहा था। तो इसी क्रम में और जब आप शकों के शासित क्षेत्र को देखेंगे तो ये मराठा और उज्जैन जो मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन्हीं सब क्षेत्रों में इनका शासन चल रहा होता है। और गुप्त वंश का उत्थान भी जो है वो उज्जैन के आसपास के क्षेत्रों से ही होता है। इस वजह से दोनों के बीच क्या होता है, आपसी लड़ाई होना और संभावी होता है, और जिसमें क्या होता है कि उज्जैन का राजा जो होता है वो शकों को पराजित कर देता है और वो उस क्षेत्र से इसको खदेड़ देता है। और शकों को उज्जैन के क्षेत्र से खदेड़ने के बाद जो उज्जैन का स्थानीय शासक होता है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। और इसके साथ ही ये उपाधि जो है विक्रमादित्य की वो भारत में काफी प्रचलित हो जाती है। और आगे चल कर के कुल 14 ऐसे राजा होते हैं जो इस उपाधि को ग्रहण करते हैं। दोस्तों शकों का शासन समाप्त होने के बाद भारत पर अगला शासन जो शुरू होता है, जो विदेशियों का जो शासन शुरू होता है उसको हम लोग पल्लव कहते हैं। दोस्तों ईस्वी पूर्व पहली सदी के अंत में पार्थियन नाम वाले कुछ शासक पश्चिमोत्तर भारत पर राज कर रहे थे। इन्हें भारतीय स्रोतों में पल्लव किया गया। दोस्तों वास्तव में यह पार्थियन लोग जो होते हैं ना वो ईरान के होते हैं और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये लोग भी कुछ समय तक भारत के पश्चिमी हिस्सों पर राज किया और भारतीय स्रोतों में इनको पल्लव कहा जाता है। अगर दोस्तों इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक की बात करें तो वो थे गोंडोफर्निस, जिसने 20 ईस्वी से लेकर के 41 ईस्वी के दौरान शासन किया था। इसके अलावा 65 ईस्वी के हजारा जिले के पंजतर अभिलेख एवं 79 ईस्वी के तक्षशिला अभिषेक के अनुसार कुषाणों ने भारत में हिंद पार्थियन शासन का अंत किया। दोस्तों दो अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो एक 65 ईस्वी में जारी किया गया था जिसका नाम है पंजतर, और एक 79 ईस्वी में जारी किया गया था जिसका नाम तक्षशिला है। उससे जो जानकारी मिलती है उससे पता चलता है कि भारत में जो पल्लवों का शासन था उसका अंत कुषाणों के द्वारा कर दिया गया। दोस्तों इस तरह से पल्लव वंश का शासन भारत में समाप्त हो जाता है। पूरे भारत में तो इसका शासन नहीं होता है, पर भारत के पश्चिमी हिस्सों में इसका शासन होता है। ठीक है, और भारत पर एक नए वंश कुषाण वंश की शासन की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में चीन के सीमांत प्रदेशों में रहने वाले यूची जनजातियों की एक अन्य बर्बर जनजाति हून ने खदेड़ दिया। दोस्तों वास्तव में कुषाण लोग जो होते हैं वो यूची जनजाति से संबंधित होते हैं और ये लोग मूल रूप से चीन के क्षेत्र में निवास करते हैं। परंतु जब वहां पर एक और जनजातियां होती हून, जब उनका एक्सपेंशन होता है, वो जब अपने साम्राज्य विस्तार को शुरू करता है तो इन दो जनजातियों के बीच लड़ाई हो जाती है, युद्ध हो जाता है और हूनों के द्वारा यूचियों को चीन के क्षेत्र से भगा दिया जाता है, खदेड़ दिया जाता है। यह अपने मूल क्षेत्र से भागने के बाद ये लोग मध्य एशिया में जाके शरण लेते हैं और कुछ समय पश्चात ये जो यूची जनजाति है वो अलग अलग 5 भागों में विभक्त हो जाता है और उन्हीं में से एक जो होता है वो होता है कुषाण। लेकिन आगे चलकर कुषाण बाकी के चारों
जो अलग-अलग भागों में बँटे होते हैं उनको जीत करके फिर एक जगह संगठित कर लेता है और एक साम्राज्य की स्थापना करता है, जिसे हम लोग कुषाण साम्राज्य के नाम से ही जानते हैं। और इस साम्राज्य का पहला शासक जो होता है उसका नाम होता है कुजुल कड़फिसेस। दोस्तों, अगर भारत में कुषाण साम्राज्य के संगठित करने की बात किया जाए, तो भारत में जिन्होंने कुषाण साम्राज्य को संगठित किया था, वो था इस वंश के अगला शासक बिम कड़फिसेस। यानी कुजुल कड़फिसेस ने कुषाण साम्राज्य की नींव रखी थी और कुषाण साम्राज्य का विस्तार जो भारत के क्षेत्र में किया था और उसे संगठित करने का काम किया था, वो किया था इस वंश के दूसरे शासक बिम कड़फिसेस ने। उन्होंने साम्राज्य विस्तार के दौरान कश्मीर, पंजाब एवं सिंध आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया और उसे कुषाण साम्राज्य में मिला लिया। दोस्तों, अगर इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक की बात करें तो वो थे कनिष्क। दोस्तों, इस वंश के अगर सबसे इम्पोर्टेंट शासक थे तो वो कनिष्क थे और एग्जाम में क्वेश्चन भी कनिष्क से ही संबंधित पूछा जाता है। दोस्तों, कनिष्क जो है वो कुषाण साम्राज्य के गद्दी पर 78 ईस्वी में बैठता है और यह जब गद्दी पर बैठता है तो उसके उपलक्ष्य में एक कैलेंडर जारी करता है, जिसे हम लोग शक संवत के नाम से जानते हैं और आज भी भारत सरकार के द्वारा उसी का उपयोग किया जाता है, शक संवत का ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, कनिष्क के बारे में कहा जाता है कि उनके जो राज्य कवि थे अश्वघोष, उससे वह बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करता है, जिसे वो पाटलिपुत्र जब वो कुषाण साम्राज्य का विस्तार करता है तो कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य का विस्तार पाटलिपुत्र तक हो जाता है। उसी क्रम में इसकी मुलाकात अश्वघोष से होती है और वो उसको पाटलिपुत्र से अपने साथ अपने राज्य कश्मीर या पेशावर के क्षेत्र में लेके चला जाता है और उससे बौद्ध धर्म की दीक्षा लेता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। दोस्तों, कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को मानता है। इसके अलावा कनिष्क ने अपने शासन काल में क्या करता है, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कर पाता है। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद कनिष्क के द्वारा कश्मीर के कुंडल वन में जो है वो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन करवाया जाता है। इसके अलावा अगर दोस्तों हम कनिष्क की राज्यसभा में शामिल विद्वानों की बात करें तो इनकी राज्यसभा में वसुमित्र एवं अश्वघोष जैसे बौद्ध दार्शनिक सम्मिलित होते हैं। इसके साथ नागार्जुन जैसे प्रकांड पंडित, दोस्तों ये उनके पास एस्ट्रोलॉजी का भी बहुत अच्छी जानकारी होती है, इसीलिए नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। इसके अलावा राज्य चिकित्सक चरक भी कनिष्क की राज्यसभा में रत्न थे। दोस्तों, अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि चरक किसके दरबार में रहते थे तो वो हो जाएगा कनिष्क। दोस्तों, इसके अलावा कुषाण वंश के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए थे उसके बारे में कहा जाता है कि वो सर्वाधिक शुद्धता वाले सिक्के चलाए गए थे इनके द्वारा। नहीं दोस्तों, प्राचीन समय में जितने भी राज्य या जितने भी वंशों के द्वारा भारत में पर राज्य किया गया, उसके द्वारा जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई, उसमें सबसे शुद्धतम स्वर्ण मुद्रा जो जारी किया गया था वो कुषाणों के द्वारा ही किया गया था। दोस्तों, अगर इस वंश के अंतिम शासन की बात करें तो वो उनका नाम वासुदेव था और इसके बाद कुषाण वंश का जो है वो समाप्त हो जाता है और भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है, गुप्त साम्राज्य की। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको किसी सुधार की आवश्यकता महसूस होती है तो आप कमेंट में अपने प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। हम आपके प्रतिक्रिया का सम्मान करेंगे और अपेक्षित सुधार करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।